नमस्कार दोस्तों। और आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। और आज हम लोग अपनी परियोजना के ऊपर बात करेंगे। और ये परियोजना जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, ये इसलिए इसका विकास किया गया है क्योंकि हम इतिहास में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे पुष्टि आ रही है कि कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आपसे निवेदन है कि एक प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। तो क्या आप सभी कक्षों में स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे? तो हम लोग देखते हैं कि ये वाकई ये जो नया डिजिटल विकास है ये क्या है। ये एक नया क्षेत्र है जिसके अंदर हम लोग कदम रखने वाले हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये बैंकिंग गारंटी को बदल देगा और हम लोगों को हमारी जो पहुंच है वो बनाएगा कि हम लोग अपने बिलों का भुगतान अच्छे तरीके से कर कर पाएं। तो मैं आज उन लोगों से बात करूंगा जो कि आज पहली बार हमारे साथ इस सत्र में जुड़े हुए हैं। हिंदी कक्ष में मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। और इमानुअल बर्रोनी जी कह रहे हैं कि मैं अम्बेसडर काउंसिल इटली में मैं भागीदार हूं। साथ ही साथ मैं उपाध्यक्ष हूं सहबद्ध कार्यक्रम का जो कि न्यू का है। और साथ ही साथ मैं परियोजना प्रबंधक हूं एनडीई का। और मैं एक मास्टर प्रॉफी कोच भी हूं। जीनियस ऑफ फाइनेंस का मेजबान भी हूं। मैं एक वक्ता भी हूं और एक निजी निवेशक भी हूं। तो मैं इस कंपनी में पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूं और ये जो परियोजना है ये मुझे बहुत प्रिय है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं यहाँ पर इस परियोजना को मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये हमारी कंपनी के दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि ये सभी को एक समान अवसर दे पाएगा। और मेरे लिए ये एक विशेष अधिकार है कि मैं ये कंपनी को आपके सामने प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और एनडीई प्रोजेक्ट जो है मैं उसका प्रबंधक हूं। तो आइए आज देखते हैं कि आज की कार्य सूची क्या है। तो हम लोग आज बात करेंगे कि हम कौन हैं, और हम बात करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, एनडीई क्या है, और जो उपकरण हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो क्या है, कौन कौन उसके उपयोग करता है। और हम लोग बात करेंगे साथ ही साथ डिजिटल रेटिंग की और किस प्रकार ये जो रेटिंग है नए व्यवसायों का निर्माण करेगी और आगे आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको जरूर बता दूं कि हम लोगों का इतिहास क्या रहा है। और ये जो इतिहास हमारे लिए एक पुरानी यादों को ताज़ा करना है। तो अगर मुझे आपको ये बताना है कि ये एनडीई ये जो परियोजना है ये क्या है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर यानी निजी निवेशक की अकादमी, जो 10 साल पहले जिसका शुभारंभ हुआ था, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम लोग इसके बाद ये भी देखेंगे कि जो शैक्षिक पाठ्यक्रम या जो शिक्षा हमें निजी निवेशक की अकादमी से मिलती है वो क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर हम आप बात करेंगे थोड़ा सा 2019 में जब हम लोगों ने क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम शुरू किया और उसके बाद ये एनडीई प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। तो चलिए आइए हम बात करेंगे कि ये परियोजना क्या थी। अकादमी निजी निवेशक की अकादमी एक वैश्विक पोर्टल है जो कि जिसके पास 10 सालों से ज्यादा का अनुभव है। इस साल हम लोग इसका इसकी 10वीं सालगिरह हम मनाएंगे। और इसके साथ 176 से अधिक देशों में 6.5 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। और हमारे यहाँ पर
जो शैक्षिक पाठ्यक्रम जो हम लोगों को बताते हैं या पढ़ाते हैं, ये वो लोग हैं जिनको अपना खुद का निजी अनुभव है 15 से 20 सालों का, और हम लोग मेंटरशिप करते हैं और वन ऑन वन ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद हम लोग ग्रुप स्टडीज भी करते हैं, यानी कि सामूहिक पढ़ाई भी करते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स, निजी निवेशक की अकादमी क्या है, तो आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक निजी निवेशक की अकेडमी। हम कौन हैं? हम 21वीं सदी की एक कुशल शैक्षिक प्रणाली हैं और हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। हम सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, पैसे को गुना कैसे करते हैं और उसका यथोचित उपयोग कैसे किया जाता है। हम 179 देशों में दुनिया भर के लोगों को वित्त और निवेश विज्ञान, व्यक्तिगत विकास और व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का निर्माण किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दर्जनों प्रशिक्षित और सफल निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिली। हमारे छात्र एक दक्ष निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो मैनेजर और शेयर विश्लेषक बनते हैं। हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप खोज सकें बाजार के 20 क्षेत्रों से वो उपकरण जिनका विश्लेषण और चयन करके आप व्यवसाय विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यवहार में अर्जित ज्ञान को लागू करके निवेश पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना सिखाते हैं। हम अपने छात्रों की पहल का समर्थन करते हैं और उद्यमी परियोजनाओं के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दाव लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को एकजुट करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। हम आपको विकसित करते हैं और विश्व की नई आर्थिक विकास की अवधारणा के अनुसार एक नई वास्तविकता के निर्माण के हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यह पूछने की बजाय कि हम कितना कमाते हैं, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कमाई कैसे संरक्षित करनी है और पूंजी कैसे बढ़ानी है। और हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। आखिरकार हम निजी निवेशक की अकेडमी हैं। हमने अधिक दक्षता, वैश्विक पहुंच और वित्तीय ज्ञान साझा करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपने ब्रांड का अद्यतन किया है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है इसने आपकी दिलचस्पी जरूर जगा दी होगी, जिज्ञासा जरूर जगा दी है। और हम देखते हैं कि ये निजी निवेशक की अकादमी हमारे लिए क्या लेकर आती है। तो वो लेकर आती है निवेश की सोच, और ये बहुत जरूरी है। और आप लोगों को मालूम ही है कि इस साल हम लोगों के लिए कितना मुश्किल भरा रहा है, और ये केवल लोगों के लिए नहीं बल्कि व्यवसायों के लिए भी काफी मुश्किल भरा साल रहा है। बहुत सारे व्यवसाय बंद हुए हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां और जो जो दुकानें हैं वो बंद हुई हैं, बड़ी छोटी सभी। लेकिन हमारे पास इस चीज का समाधान है, और हम लोग यहाँ पर मदद कर सकते हैं व्यवसायों की। लेकिन उससे पहले, अगर हम लोगों को निवेश की सोच को जागृत करना है या उसको समझना है, सृजन करना है, या यूं कहें कि हम लोगों को अगर निवेशकों की तरह सोचना है, तो हम लोगों को अपनी जिंदगी को बदलना होगा। और इसीलिए मैं यहाँ पर अपने सीईओ की बात करूंगा, जिनकी दूरदर्शिता हम सभी को पता है। तो यहाँ पर एंड्रे होवरातोव जी जो हैं वो एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि दूरदर्शिता क्या है, क्या जो ये निवेशक की सोच है या निवेश की सोच क्यों महत्वपूर्ण है। I'm Andrei Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth. In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers. It takes 5 fingers to make a hand, not one, this, or that. In the same way, true wealth consists of 5 essential elements. Number 1 is health. To be rich, you need to be healthy.
Two is attitude. We need to develop the right attitude to yourself, to the loved ones, to people, to the city, to the planet, to the country you live in. Three is emotions. One should always have a very high emotional level in order to develop the right attitude. Four is financial independence. Many people aim for money, want to become financially rich, but you can imagine a man with one finger. He will be a freak, and that is why you need to develop harmoniously. And five is calling. This is what a coherent model of a rich person's development looks like. This is what you and I are going to talk about when we embark on 8 rules of wealth. तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर केवल पैसे की ही बात नहीं है, लेकिन यदि हमें अपना वैश्विक मिशन, अगर हम लोगों को उसको कार्यान्वित करना है, तो उसके लिए केवल पैसा ही नहीं चाहिए, बल्कि हम लोगों को अपनी सोच को भी बदलना होगा और अपनी जीवन शैली को भी बदलना होगा। और चूंकि हम लोग सभी इस समय महामारी से जूझ रहे हैं, तो इसीलिए जो ये आर्थिक विकास है न्यू का, हम लोगों को उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों को पूरी एक सेना बनानी पड़ेगी, जिन जो हमेशा अलग सोचते हैं या एक अलग सोच विकसित करते हैं, और वो जो सोच है वो वाकई उनकी आदत बन जाती है कि वो ऐसे ही सोचें। और हम लोग इस चीज पर विश्वास करते हैं कि हम लोग मिलकर वाकई में एक बहुत अच्छे विश्व की स्थापना कर सकते हैं। और हम लोग जो है अपने न्यू प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं, और ये जो विश्व की नई आर्थिक संक्रांति जो हमारा उद्देश्य है, वो हम लोग उसी के माध्यम से अपनी अपने जीवन को बदल सकते हैं। विश्व में हम लोग आर्थिक सुरक्षा लेकर आ सकते हैं, लोगों के लिए सुरक्षा लेकर आ सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग लोगों की मदद भी कर सकते हैं, ताकि वो अपने सपनों को साकार कर पाएं और अपने सपनों की तरह जीवन को जी पाएं। और हम में से सभी, हर एक व्यक्ति जो है वो अद्वितीय है, उसके अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं। और यदि हम लोग इन सभी सभी घटकों को, जो कि एंड्रे हवरोतव जी बात कर रहे थे, तो हम लोग वाकई अपने उद्देश्य की पूर्ति को कर सकते हैं। पर आइए, चलिए आज हम लोग आज की बात करते हैं, इस सत्र की बात करते हैं और इस विषय पर वापस आते हैं। लेकिन थोड़ा सा और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कि क्रिप्टो यूनिट परियोजना के बारे में, क्योंकि ये 2019 में शुरू हुई थी और वाकई काफी चीजें यहाँ से शुरू हुई है। तो ये क्या है? ये एक नवोन्मेष और एक अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि आपको अवसर प्रदान करता है कि आप सहमालिक बन सकते हैं, डब्ल्यू क्रू के माध्यम से सहमालिक बन सकते हैं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के। और वो लोग भी इसके वो निवेशक बन सकते हैं जो कोई ना कोई और नौकरी भी कर रहे हैं। और ये हमारी कंपनी एक साधारण एमएलएम कंपनी नहीं है, बल्कि हमारी कंपनी एक एमएलसीआई है। और इसीलिए आप लोगों को जो भी उत्पाद और जो सेवाएं आप जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए फायदा लेकर आती हैं, जिसको आप इस्तेमाल करती हैं। और केवल 1 या 2 महीने के लिए या सालों के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। और यदि कल को अगर हमारा व्यवसाय थोड़ा सा बदल जाता है, तो भी हम लोगों को सक्रिय आय वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो से आती रहेगी। तो चलिए, आइए क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के ऊपर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इसकी समय सीमा के अनुसार इसकी कहानी क्या रही। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये समय सीमा है, और ये सारी चीजें जो हैं 30 मार्च 2019 को शुरू हुई, जब क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम जो था वो शुरुआत हुई, उसका शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने EIP बेचना शुरू किए, जो कि जिनके माध्यम से हम लोगों ने टोकन जो थे वो बेचे। और ये एक तरह का सूचकांक था कि ये जो परियोजना है इसका भविष्य उज्जवल है। और हम लोगों ने इसीलिए डिजिटल शेयर्स टोकन के माध्यम से हम लोगों ने आ,
आगे दिए और उसके बाद जो 8 जनवरी 2020 में हमने दूसरे चरण में हम लोगों ने कदम रखा और फिर 19 अप्रैल 2020 में हम लोगों का जो डेटा था वो ब्लॉकचेन के ऊपर उसका हस्तांतरण किया गया। फिर उसके बाद अगस्त 2020 में हमारी कंपनी को एसटीओ के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हुए, जो कि एसईसी के माध्यम से, जो कि एक एसईसी एक यूएस की एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये हमारी जो जो ये आधिकारिक रूप से जो ये टोकन बेचने की जो प्रक्रिया है वो यूजी पे को सौंप दी गई। और उसके बाद जो जो सुरक्षित टोकन या सिक्योरिटी टोकन है वो फिन्मा के अंतर्गत है, जो कि एक और रेगुलेटर है स्विट्जरलैंड के अंदर। और जनवरी 2021 के अंदर जब हम लोग वाकई हम लोग जब हम लोग पैंडेमिक यानी महामारी के अंदर हम लोग डूबे हुए थे, तो उस टाइम पर हम लोगों को उस समय हम लोगों को ये पता चला कि हम लोगों को और हम लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, बल्कि हम लोगों को कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। और इसीलिए हमारा जो प्रोजेक्ट था वो शुरू हुआ। ये जो प्रोजेक्ट था ये इटली में शुरू हुआ, जो कि व्यक्तिगत लोगों के लिए और कानूनी इकाई यानी कि कंपनियों के लिए एक अच्छे से एक समाधान लेकर आया। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको क्यों लगता है कि हमारा जो 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 हमारी परियोजना है उसकी संरचना क्यों की गई, उसको क्यों बनाया गया। तो यहाँ पर आप स्लाइड के ऊपर जो देख पा रहे हैं इटली के अखबार हैं और इन अखबारों के में जो ये खबरें छपी हुई हैं, और यदि आप इटालियन नहीं भी पढ़ना जानते तो भी आपको पता चलेगा कि ये कोरोना वायरस की सारी खबरें हैं और किस प्रकार से जो व्यक्तिगत लोग हैं और जो व्यवसाय हैं वो किस प्रकार, जो कंपनियां हैं वो किस प्रकार से प्रभावित हुई हैं और किस किस कंपनियों का, कितनी कंपनियों का दिवालिया निकल गया, लोग बेरोजगार हो गए। तो इसीलिए जो कंपनियां हैं उनको जो है उनको तरलता चाहिए, उनको पैसा चाहिए कि वो इस स्थिति से बाहर निकल पाए। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल अगर कंपनियों की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम लोग स्लाइड बदलते हैं तो आपको दिखेगा कि जो लोग उन कंपनियों में काम कर रहे हैं वो भी उसी नाव पर सवार हैं। लोगों को जो है, लोगों का भी जो व्यक्तिगत विशेष हैं उनका भी दिवालिया निकल गया है और ये कंपनियों के साथ साथ हुआ है। तो यहाँ पर हर एक का देश के अंदर एक ऐसी सूची बनाई गई है क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से, जो कि आपको एक प्रकार से एक बैंक की ब्लैक लिस्ट है। वो आपका नाम उसके अंदर या आपकी रेटिंग तब गिर जाती है जो जब आप किसी भी ऋण का बकाया नहीं चुकाते हैं या उनकी किस्तें नहीं भर पाते हैं। अब आप ये कल्पना कीजिए कि आपने गाड़ी खरीदी या आपने घर खरीदा और उसके बाद आपकी नौकरी चली गई और लोग जो हैं उनकी वो उस वेतन के माध्यम से या उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अब वो अपने ऋण को चुका सकें। उनको अपनी प्राथमिकता अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए रखनी पड़ी। और इसी वजह से बहुत सारे लोग आज इन परिस्थितियों के अंदर हैं और उनको समाधान चाहिए। लेकिन जो बैंक्स हैं, ये बैंक्स ये ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते और इसीलिए उन वो इन लोगों को और मदद नहीं करते हैं। तो उससे नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि 90% लोग जो हैं वो
वो अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका दिवालिया निकल गया है। और इस वजह से ये एक ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है जहां पर हम लोग समाधान को ढूंढ रहे हैं। और आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो परियोजना है उसका मिशन क्या है। तो ये मिशन क्या है? ये व्यक्ति और कंपनियों के लिए एक डिजिटल रेटिंग बनाने के लिए एक प्रक्रिया है जो कि लोगों को तरलता प्रदान कर सके। तो यहाँ पर आज की तारीख में हर एक कंपनी के पास, हर एक व्यक्तिगत विशेष के पास एक एक डिजिटल रेटिंग होती है, एक रेटिंग होती है उनकी, क्रेडिट रेटिंग होती है। और ये क्रेडिट रेटिंग जो है, ये बैंकों को इसकी आवश्यकता पड़ती है यदि आप उनसे ऋण लेने जाते हैं, या फिर अगर आप कभी भी बैंक के माध्यम से अगर आप कभी पूंजीकरण करना चाहते हैं, तो आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस समय ये क्रेडिट रेटिंग सभी की बहुत गिर गई है क्योंकि परिस्थितियों की वजह से। और अब इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उन टोकन का जो कि हमारे एवरेज सहभागियों के पास हैं या होंगे, जिनकी मदद से आप जो क्रेडिट रेटिंग का जो है वो आप फायदा उठा सकते हैं, और हमारे केस के अंदर ये डिजिटल रेटिंग कहलाई जाएगी। तो आपको इसके लिए बैंक्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, और आपको यहाँ पर बैंकों के पास जाने की जरूरत नहीं है किसी ऋण के लिए, या आप अगर कोई घर खरीदना चाहते हैं या परिसंपत्ति खरीदना चाहते हैं, बल्कि आप जो है या किसी व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो डिजिटल रेटिंग है आपकी और बहुत सारी कंपनियों की मदद करेगी। और ये जो है एक प्रकार से आपके लिए एक सुअवसर है कि आप फिर से अपनी वित्तीय जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और डिजिटल रेटिंग को बनाने के लिए आपको आपको चाहिए आपकी अपनी क्रेडिट इतिहास, अपना अपनी क्रेडिट हिस्ट्री। और बैंक्स भी यही करते हैं। तो बैंक क्या करेंगे? तो बैंक जब भी आप उनके पास जाते हैं तो वो पिछले 12 या 24 महीनों की आपकी क्रेडिट रेटिंग देखते हैं, आपकी आपका क्रेडिट इतिहास देखते हैं। और अब यहाँ पर आप जैसे ही हमारे टोकन्स खरीदेंगे, तो आपकी जो डिजिटल हिस्ट्री है, डिजिटल आपकी जो डिजिटल रेटिंग है वो शुरू हो जाएगी। और भाई अब देखते हैं कि ये जो डिजिटल रेटिंग है ये केंद्रीकृत क्यों है, ये सेंट्रलाइज्ड क्यों है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसमें वक्त का कोई नुकसान नहीं होगा। और आपको मालूम है कि अगर मैं किसी बैंक के पास अपने दस्तावेज लेकर जाता हूं, तो शायद मुझे उसके लिए बैंक में आवेदन देने के बाद मुझे बहुत देर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वक्त पैसा है, और वक्त एक ऐसा संसाधन है जो कि बहुत बहुमूल्य है। तो इसीलिए हमारी कंपनी आपको एक मौका देती है कि आपको जो जो आपकी डिजिटल गारंटी है वो हम लोग बहुत कम समय में आपके पास आपको मुहैया करा सकते हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज आज की तारीख में है सुरक्षा, विश्वसनीयता। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फायदे हैं आपको इस प्रणाली से मिलेंगे। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और इस स्लाइड के ऊपर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया शब्द जिसको हम बैंक कहते हैं। और आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो बैंक को हम लोगों को पूरी करनी पड़ती है या किसी कंपनी को पूरी करनी पड़ती हैं यदि आपको बैंकिंग गारंटी चाहिए। तो यहाँ पर जो वित्तीय रेटिंग की या जो फाइनेंशियल रेटिंग की जो कैटेगरी है, या जो उसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, और किस श्रेणी में आप आवेदन दे रहे हैं, तो आपको 2 से 15% तक का आपको प्रभार या शुल्क बैंक को देना पड़ता है। और ये शुल्क और प्रभार ऐसा है कि यदि आप आवेदन देते हैं तो ये पैसा आपको देना ही देना है। और इस प्रभार का देने के बाद भी
कोई गारंटी नहीं है कि आपको बैंक उतना पैसा आपको दे देगा जितना आपने मांगा है। तो ये एक प्रकार से ना वापस आने वाला प्रभार है, ना वापस आने वाला पैसा है, जो आपको बैंक को एक फीस के रूप में देना पड़ता है। और लोग जो हैं पिछले 15 या 20 सालों से अपनी मॉर्टगेज या घर का ऋण दे रहे हैं, लेकिन अब वो असमर्थ हैं और इसलिए अब एक जोखिम उनके सामने खड़ा हो गया है कि उनका घर उनके हाथ से छीन लिया जाएगा। और जब आप ये किस्तें नहीं देते हैं, तो आप अगर बैंक से आज की तारीख में अगर आप ऋण लेने जाते हैं बैंक में, तो आपसे बैंक कहता है कि एक कोलैटरल या जमानत के रूप में कोई परिसंपत्ति आप बैंक के पास गिरवी रख दीजिए। लेकिन आपको पता है कि ये जो 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 परिसंपत्ति है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जो आपको लोन जारी करने के लिए जो शर्तें बैंक लगाता है वो काफी मुश्किल होती हैं, और कई बार आपको अपने आवेदन देने के बाद एक 90 से 120 दिन का इंतजार भी करना पड़ता है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक व्यवसाय में हैं और जहां से आप कच्चा माल लेते हैं, उस आपूर्तिकर्ता ने आपसे कहा है कि ये कच्चा माल आप जो है सस्ते में ले सकते हैं यदि आप उनको उसी समय जो है वो रोकड़ प्रदान कर दें या कैश उनको दे दें, भुगतान कैश में कर दें। लेकिन बैंक 90 से 120 दिन लेता है। तो इस प्रकार जो फायदा आपको मिलना होता है आपके आपूर्तिकर्ता से, वो आपको नहीं मिलता। तो यानी कि जो बैंकिंग प्रणाली में ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं। लेकिन यहाँ पर जो चूंकि हमारी प्रणाली के अंदर टोकन्स हैं, तो ये टोकन आपके पूंजीकरण का काम करेंगी, और इस टोकनों की मदद से, इन टोकन की मदद से आप जो है उसी समय आप एक ऋण की प्राप्ति कर सकते हैं। हम लोग इस प्रस्तुति के अंत तक आप इंतजार कीजिए और बहुत सारे अन्य तथ्य जो हैं आपको बताए जाएंगे। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने पिछली स्लाइड के ऊपर देखा कि क्या-क्या फायदे हैं इस प्रणाली के, तो आइए अब यहाँ देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं एनडीई की। और सबसे पहले ये है कि एक तत्कालिक सलाह आपको दी जाती है, आपको आपकी डिजिटल रैंकिंग की एक ब्लॉकचेन के माध्यम से। यानी कि आपको अपने डिजिटल रैंकिंग प्राप्त करने के लिए दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कुछ क्षणों में आपके पास आपकी रैंकिंग आपके पास मौजूद होगी। और ये हमारी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हो पाएगा, क्योंकि हमारे जो सुरक्षा टोकन है, सिक्योरिटी टोकन्स हैं, वो ब्लॉकचेन का हिस्सा हैं। और ये जो टोकन है, ये टोकन 1 साल के लिए लॉक होंगे, और ये लॉक इसलिए होंगे क्योंकि एसईसी के ऐसे निर्देश हैं, और ये 365 दिनों के बाद अनलॉक होंगे। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, ये कि जो ये लॉक टोकन है, इनको आप स्टेक कर सकते हैं। तो यानी कि स्टेकिंग से आप आय प्राप्त कर सकते हैं हर महीने। और इसीलिए आप जो हैं, आप स्टेकिंग करने के बाद यूएनटीबी में आप आय प्राप्त कर सकते हैं, जिनको आप जो है आप उनको बाजार में बेच सकते हैं। तो ये जो यूएनटीबी टोकन्स हैं, ये आपको नेट और रैम और सीपीयू के लिए, इनके लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए ये जो डिजिटल गारंटी है, ये मुझे इस माध्यम से बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। एक और तरीका जो है वो ये कि डिजिटल गारंटी जो है वो ब्लॉकचेन द्वारा प्रमाणित की जाती हैं, और इसीलिए हम लोग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जैसे कि अगर मुझे किसी कार को किराए पे लेना है, या मुझे एक घर लेना है, या मुझे कोई घर किराए पे लेना है, तो मैं डिजिटल गारंटी का इस्तेमाल कर कर
और डिजिटल गारंटी मुझे ये बताएगी कि मैं मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास तरलता पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और मैं महीने के जो किराया है वो आराम से दे सकता हूँ और जो मकान का मालिक है उसको मेरे टोकन के माध्यम से उसको भी उसका किराया प्राप्त होता रहेगा। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है और उसके बाद आप और कंपनियों के साथ भी काम कर सकते हैं। तो आप बी टू बी यानी कि आप ग्राहकों से ग्राहक जो है वो काम कर सकते हैं या ग्राहक जो है वो बी टू सी यानी कि ग्राहक जो है वो कंपनियों के साथ भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके पास मौके मौजूद हैं और एक और मौका जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा और वो है डिजिटल एस्क्रो अकाउंट का। अब ये डिजिटल एस्क्रो अकाउंट जो है वो इस्तेमाल होता है थर्ड पार्टी के अंदर। थर्ड पार्टी जहाँ पर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप इस डिजिटल एस्क्रो अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जो है इसको गारंटी के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर जो डिजिटल रेटिंग है ये क्या है आप देखेंगे कि एक नए माध्यम से जो कि हम लोग एक लिस्ट यानी कि सूची बना रहे हैं रजिस्ट्रियों की। तो अब ये देखने के लिए कि आप लोग कहीं किसी असमंजस्यता में ना पड़ जाएं तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने अलग अलग इकाई को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है। तो सबसे पहली इकाई जो है वो सरकार नगर पालिका और राज्य सरकारें हैं। तो दूसरी जो श्रेणी है वो होगी बैंकों की वित्तीय संगठनों की और तीसरी श्रेणी जो है वो व्यवसायों की होगी। ये वो व्यवसाय होंगे जो कि पंजीकृत होंगे और चौथी श्रेणी जो है वो व्यक्ति विशेष लोगों की होगी व्यक्तिगत लोगों की होगी। और इसको भी हम लोगों ने दो और इसके लिए आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और हम लोग बहुत शीघ्र इस के ऊपर पहुंच जाएंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे विशेषज्ञों की सलाह भी ली है और हम लोगों को पता है और ये पता क्या कि 90% लोगों को ये भी नहीं पता है कि डिजिटल युग क्या है, डिजिटल वर्ल्ड क्या है और ये क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं, ये किस प्रकार काम करती हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रशिक्षण हम लोग लेकर आए हैं जो आपको हम आगे बताएंगे और ये प्रशिक्षण आपको बताएगा कि ये डिजिटल जो जो उपकरण है ये किस प्रकार काम करते हैं, साथ ही साथ ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, ये टोकन्स क्या हैं और ये एक प्रकार से एक नया नया समय है जो शुरू हो रहा है या जो शुरू हो चुका है और इसके बारे में जानकारी जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन सभी चीजों को जान सकें और इन सभी चीजों को जो आपके विश्व को आज दिशा दे रही हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये प्रशिक्षण लेना होगा क्योंकि ये चीजें दिन ब दिन बदलती रहती हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो अति आवश्यक है और वो है विश्वसनीयता। तो ये आपको आपको ये विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हम लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं और उसके लिए तरलता का होना बहुत आवश्यक है। तो जो भी प्रणाली पर आप तभी विश्वास कर पाएंगे जब वो तरल होगी। तो उसी के लिए हम लोगों ने बहुत सारे यानी कि मिलियन टोकन्स जो हैं वो इस तरलता के लिए इस प्रणाली के अंदर डालेंगे और इसीलिए ये जब तरल होगा तो आप सरकारी टेंडर्स के अंदर यानी के अंदर सरकारी जो टेंडर्स हैं जो सरकार की मांग है या व्यवसाय हैं ये इसके अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर आप सरकारी टेंडर में आपको हिस्सा बनना है तो वो केवल बड़ी और बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं वो ही इसका हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन अब धन्यवाद है हमारी प्रणाली का कि एक
छोटा व्यवसाय भी सरकारी टेंडर के अंदर भाग ले सकता है। और अगर हम लोग इस टेंडर के अंदर जो भी गारंटी इस टेंडर में चाहिए होती है वो अगर हम दे देंगे, तो आप यानी कि ये जो परफॉर्मेंस गारंटीज की हम बात करते हैं, ये परफॉर्मेंस गारंटीज अगर छोटी कंपनियां दे पाएंगी तो ये भी इसके अंदर भाग ले सकती हैं। अब इसके साथ साथ जो छोटी कंपनियां हैं वो हमारे टोकन्स खरीद पाएंगी, और जो जो भी इन टोकन्स के मालिक हैं वो डिजिटल शेयर खरीद पाएंगे, और साथ ही साथ उनको वो सभी विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जो टोकन्स के साथ आते हैं। और एक बार जब आप रजिस्ट्री के अंदर आपका नाम आ जाता है या आप पंजीकृत हो जाते हैं, तो आपके पास और भी बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं। और मैंने जैसा कि आपको पहला कहा कि आप सबसे पहले आप सरकारी टेंडर का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ चूंकि हम लोग इस समय प्री लॉन्च के चरण में हैं और हमारा बैक ऑफिस भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जो भी कंपनी या जो भी व्यक्ति हमारे बैक ऑफिस या आधिकारिक लॉन्च से पहले हम लोगों से जुड़ेगा, तो उनको टोकन्स तो दिए ही जाएंगे, लेकिन उनको स्टेकिंग का एक विशेष अधिकार भी प्राप्त होगा, और आप उस स्टेकिंग से आय भी कमा सकते हैं। अब ये जो आय है ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि कंपनी कितने टोकन्स जो हैं वो स्टेकिंग के ऊपर डालेंगी। तो यदि आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आप कुछ टोकन खरीद सकते हैं, और जो मूल्य है वो निर्भर करता है टोकन के ऊपर, और उसी के आधार पर आपको आपका जो स्टेकिंग पुरस्कार है सो प्राप्त होगा, वो भी 9 साल के लिए, दिसंबर 2030 तक। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं कंपनी के रजिस्ट्रों के बारे में, जो कौन से वो लोग हैं जो कि हमारी गारंटी का उपयोग कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये सभी जो गारंटीज हैं ये दो व्यवसायों के बीच के सभी अनुबंधों को कवर कर पाएंगे, सभी कंपनियों और बैंक के बीच में, और खास करके जो बैंक है, कंपनियां हैं और जो सरकार है उनके बीच भी। तो ये जो सभी श्रेणियां हैं हम इनको इस प्रकार से इस ऑर्डर में रखते हैं, इस क्रम में रखते हैं, एक विशिष्ट कारण की वजह से, क्योंकि ये कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं, और कई बार जो कंपनियां हैं जब उन्हें रॉ मटेरियल की या किसी सप्लाई की आवश्यकता होती है तो ऐसे में वो बैंक जाते हैं। और कई बार देखने में यह आया है कि जो कंपनियां हैं वो एक पेमेंट में या भुगतान में विलंब की मांग करते हैं, और इसके लिए इन्हें बैंकिंग रेटिंग या कुछ कोलैटरल की आवश्यकता होती है, और जो टोकन है वो इस प्रकार के कोलैटरल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो निजी व्यक्तिगत लोग हैं वो भी इस प्रकार की गारंटी का उपयोग कर सकते हैं जब भी वो व्यवसायों के साथ काम करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये सभी विकल्प हैं ये B2B, B2C, B2 बैंक या B2 गवर्नमेंट यानी सरकार तक भी ये हो सकती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी भी श्रेणियां हैं उनके पास सामान्य अवसर सभी को प्राप्त होने चाहिए। इसके साथ साथ एक और विकल्प है जो कि C2C है, यानी ग्राहक से ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर। इसको भी हम लोग कवर करते हैं। ये दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जैसे कि किराए पे लेना भी एक प्रकार का इसी प्रकार का उदाहरण है। और C2B यानी कि जो ग्राहक है और जो व्यवसाय है उनके बीच में जो संबंध है, और यहाँ पे हम लोग किराए पर या कोई भी यूटिलिटी है आपकी उसके लिए यानी उपयोगिताओं के लिए हम लोग भुगतान कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इंश्योरेंस को खरीदना चाहते हैं, या अगर आप गाड़ी को किराए पे लेना चाहते हैं, या मान लीजिए अगर आप किसी दांतों के चिकित्सक यानी डेंटिस्ट के पास अगर जाना चाहते हैं, तो वो सभी लोग जो हैं, या आपकी चिकित्सा के लिए अगर भुगतान आप करना चाहते हैं, या किसी निजी चिकित्सालय में अगर आप अपना सर्जरी कराना चाहते हैं, तो ये सब बिल्कुल मुमकिन है। और धन्यवाद है डिजिटल गारंटी का जिसकी वजह से ये मुमकिन है।
और जो भी कंपनियां हैं वो इस प्रकार की सेवाएं आपको प्रदान करती हैं, और उसके तहत ये सभी जो कंपनियां हैं ये टोकन प्राप्त करेंगे गारंटी के रूप में, और आपकी राह में कोई भी बाधा नहीं होगी इन कंपनियों के साथ काम करने के लिए। जैसे कि इटली में और जो बाकी यूरोपियन देश हैं वहां पर हमारे पास पहले से ही ऐसे अवसर हैं जिनका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल गारंटी का उपयोग हो सकता है सभी चिकित्सा के क्षेत्र में, गाड़ी के किराए के क्षेत्र में और उपयोगिताओं के क्षेत्र में। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, और यहाँ पर मैं चाहता हूं आप अपना ध्यान यहाँ जरा फरमाएं, गौर फरमाएं। हमारी जो परियोजना है मुझे लगता है वाकई में बहुत अद्भुत है, लेकिन ये सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड पर हमने लिखा है कि नए डिजिटल विकास का जो लक्ष्य 10 साल के लिए है वो सीमित है, और ये जो सुअवसर है केवल 10 मिलियन कंपनियों द्वारा इस अवसर को का वो आनंद ले सकते हैं, और इटली के अंदर ही मात्र 4 मिलियन कंपनियां हैं जो कि लगभग 40% तक ये लक्ष्य को पूरा करती हैं। लेकिन ये जो परियोजना है ये आपके लिए उपलब्ध होगी पहली 10 देशों के लिए, और पहले जो 10 मिलियन निजी व्यक्तिगत लोग हैं उनके लिए, और ये पहली 10 मिलियन कंपनियों के लिए। तो ये सभी लोग जो हैं केवल यही इसका आनंद उठाने के योग्य है। तो आपका 2021 से 2030 तक में टर्नओवर यानी कारोबार कुल कैसा रहेगा? तो ये जो परियोजना है ये शुरू तो हो गया था 2020 में, लेकिन इसमें सक्रिय रूप से काम 2021 में हुआ है। तो अगर हम लोग जो संभावित टर्नओवर के बारे में बात करें इन 10 सालों में बिक्री से, वो भी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए, उसकी कीमत 25 बिलियन है, और जो कंपनी टर्नओवर ट्रेनिंग है वो 112 बिलियन और 500 मिलियन है, और कंपनियों के बीच टोकन में बाजार की मात्रा 800 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। तो ये जो सभी संख्याएं हैं इनमें कमीशन भी शामिल है, वो कमीशन जिसमें जो भी भागीदार हमारे साथ मिल के काम करेंगे उन्हें इससे लाभ होगा, और ये जो सभी संख्याएं हैं वो लोग लाभांश भी प्राप्त करेंगे इन संख्याओं के तहत, जो भी भागीदार हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। और मुझे लगता है यकीनन हम ये सभी जो परिणाम है बहुत जल्द से जल्द हम यहाँ तक अपना पहुंच बना लेंगे। हम पहले से ही इसके लिए हमने बाजार का कुछ अवलोकन किया है, कुछ रिसर्च की है, और हमें ये पता चला है कि लगभग 1 साल में हमने 1 मिलियन डॉलर कमा लिया है। मुझे लगता है कि लोग केवल उनकी रुचि नहीं है बल्कि वो लोग काफी प्रेरित हैं। इन जो भी इस परियोजना के बारे में जानते हैं, जिनको भी हम इसका प्रस्ताव देते हैं, वो सभी बहुत प्रेरित होकर उत्सुक होकर हमें बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल हमें इस परियोजना की बहुत आवश्यकता है। और आखिरकार क्यों ना हो, क्योंकि इस परियोजना के तहत आपको नए पेशे मिल सकते हैं, और इसके लिए आपको योग्यता प्राप्त करनी चाहिए ताकि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम कर सके, आप इन्हें पंजीकृत कर सके ब्लॉकचेन पे। और इसके लिए हमें लोगों की आवश्यकता है जो ये काम कर पाएंगे, ऐसे लोग जिनके नए व्यवसाय होंगे, वो लोग जिन्हें ये पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। और इसलिए ये जो सभी व्यवसाय हैं इनको हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जो आप सबसे पहली श्रेणी देख रहे हैं सो कहलाती है सिग्नलर, अंग्रेजी में, और हिंदी में संकेत करने वाला। तो जो सिग्नलर है वो एक प्रकार का उपयोग करता है जो कि इवरेज भागीदार में इवरेज समुदाय में भाग लेता है, और ये सिग्नलर जो है ये लोगों तक सभी जानकारी को पहुंचाएगा, उन्हें बताएगा कि वो क्या करते हैं, और इसके बाद अगर और विवरण की आवश्यकता होगी तो जो संकेत करने वाला है वो अगली श्रेणी को आमंत्रण दे सकता है जो कि डिजिटल विक्रेता है।
ये एक प्रकार का पेशेवर विक्रेता है जो कि एनडी डिजिटल उत्पादों की बिक्री में प्रशिक्षित है। और इसी प्रकार से योग्यता में आगे बढ़ते हुए जो अगला कदम है, क्योंकि जो डिजिटल विक्रेता है उन्हें लगभग सभी कुछ पता होता है हमारे उत्पादों के बारे में, उन्हें पता है इसे कैसे बेचना है, उन्हें पहले से पता है कि कैसे सवालों से निपटना है, और फिर इसके लिए इन्हें एक परीक्षा को पारित करना होगा। और जैसे ही वो परीक्षा को पारित कर लेते हैं तब उन्हें पता चलेगा कि किस प्रकार की श्रेणियों, ग्राहक की श्रेणियों के साथ वो काम कर सकते हैं। हो सकता है वो निजी व्यक्तिगत लोग हों या कोई कानूनी संस्था हो, तो अलग अलग प्रकार की कानूनी संस्थाएं होती हैं। और इसके बाद जो अगली श्रेणी है सो डिजिटल प्रबंधक की है, और ये एक विशेषज्ञ हैं जो कि डिजिटल एनडीई के बैक ऑफिस के अंदर विशिष्ट रूप से उन्हें पूरा ज्ञान होता है। और अब हम इस स्लाइड पे आइए मिलकर देखते हैं और अधिक विस्तार में जो पिछले अंतिम दो व्यवसाय हैं उनके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, यानी डिजिटल विक्रेता और डिजिटल प्रबंधक। तो डिजिटल विक्रेता एक पेशेवर विक्रेता है जो कंपनी में शामिल होता है, एक प्रशिक्षण अनुबंध को पूरा करता है और व्यक्ति और कंपनियों को पंजीकृत करता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अपने प्रशिक्षण को पारित कर लेता है, परीक्षा को पारित कर लेता है, और उसके बाद वो जागरूक हो जाता है कि डिजिटल विक्रेता का भूमिका क्या है और वो किस प्रकार से डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण कर सकते हैं, कैसे पंजीकृत कर सकते हैं लोगों को हमारी रजिस्ट्री में। और जैसे ही डिजिटल विक्रेता जैसे ही किसी सौदे को पूरा करता है, वहां पर भूमिका शुरू होती है डिजिटल प्रबंधक की, यानी मैनेजर की। तो मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया, डिजिटल विक्रेता के लिए आपकी क्या आवश्यकताएं हैं। उसमें आपको सबसे पहले तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होना होगा, और फिर इसके बाद उन्हें स्वयं को रजिस्टर कराना होगा एक व्यक्तिगत इंटरप्रेन्योर के रूप में, यानी सोल प्रोप्राइटर के रूप में, और उनके पास अपना एक नंबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही व्यक्तिगत इंटरप्रेन्योर है, यानी उद्यमी है, तो उन्हें क्या करना है कि उन्हें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होना है डिजिटल विक्रेता के लिए, और तब वो लोग काम करना शुरू कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो सौदे हैं वो अलग अलग प्रकार की कंपनियों तक वो पहुंचा सकते हैं। आइए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग और विस्तार से समझेंगे डिजिटल प्रबंधक की भूमिका को। तो ये वो लोग हैं जो कि प्रशिक्षण को आयोजित करते हैं, मूल बुनियादी जानकारी से शुरुआत होकर सबसे उच्चतम श्रेणी तक प्रशिक्षण तक पहुंचते हैं। और इसमें भी दो श्रेणियां हैं डिजिटल प्रबंधक की। सूची ए, जिसमें तृतीय पक्षों से संबंधित गतिविधियां शामिल नहीं है, लेकिन अपने स्वयं के पीए या उनकी कंपनी के पीए में काम करने वाले ये विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं। और इन लोगों को पूरा अधिकार होगा जिसके तहत ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण कर पाएंगे बाकी कंपनियों के साथ या वित्तीय संगठनों के साथ, अपनी कंपनी के लिए या अपनी कंपनी के नाम के आधार पर। और इसी के साथ हमारे पास सूची बी भी है, जो कि तीन पार्टियों यानी तृतीय पार्टियों से संबंधित गतिविधियां इसमें शामिल हैं। तो इसमें व्यक्तिगत उद्यमी लोग होते हैं जिनके पास अपना एक वैट नंबर होता है। ये विशेषज्ञ हैं जो अपने खुद के लिए बैक ऑफिस में काम करते हैं, उनकी कंपनी के पीए में या तृतीय पक्ष की ओर से ये लोग काम करते हैं। और सूची ए से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण कर सकते हैं, और इसके लिए एक वैट भुगतानकर्ता की आवश्यकता होती है। हमारी स्थिति में जो हमारा ब्लॉकचेन है ये एक प्रकार का नोटरी पब्लिक है, यानी ये एक प्रकार से एक ऐसी नोटरी है जो कि हर प्रकार से सभी अनुबंधों को विनियमित करती है, उसका ध्यान रखती है और इसको सुपरवाइज करती है, इसका अवलोकन करती है। और आप जानते हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं इनको भी अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि किस प्रकार के अनुभागों में हमने इसे
विभाजित किया है। तो यहाँ 5 अलग प्रकार के खंड हैं। तो जो सबसे पहला खंड है, ये वो कंपनियां हैं जो कि उपयोग कर सकती हैं डिजिटल गारंटी का अपने व्यक्तिगत लोगों के लिए, परिवार के उपयोग का अधिकार और उस गतिविधि का अधिकार खंड ए को प्राप्त होता है। और डिजिटल गारंटी का आप उपयोग कर सकते हैं दूसरे खंड में सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, यानी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और जो खंड 3 है वो सभी एलटीडी में लागू होता है। और खंड 4 जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनियों के लिए अधिकार आपको प्रदान करता है। और खंड 5 जो है वो आपको होल्डिंग के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है। तो डिजिटल प्रबंधक को इनमें से किसी एक खंड का प्रमाण पत्र ग्रहण करना होगा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होना होगा। और इसी प्रकार से डिजिटल विक्रेता के लिए भी यही नियम लागू होता है और उनको परीक्षा इसके बाद पारित करनी होगी। और इसके बाद उन्हें ये देखना होगा कि कौन से वो लोग हैं जिन्हें वो इस प्रकार के सुअवसर को प्रदान कर सकते हैं। क्या वो एलटीटी है, जेएससी है या होल्डिंग्स हैं, कहाँ पर किन लोगों को ये प्रदान करना है। क्योंकि बड़ी कंपनियों के साथ काम करने के लिए आपको बड़ी योग्यता और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो हमें हर प्रकार से सभी नियम और शर्तों को ध्यान में रखना होगा ताकि हम हर प्रकार के सवाल का जो भी हमारे ग्राहक हमसे पूछ रहे हैं उसका उत्तर हम उन्हें प्रदान कर सकें। और इसलिए मान लीजिए कि अगर मैं किसी होल्डिंग के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ तो ऐसी स्थिति में मुझे एकदम सर्वोत्तम ज्ञान होना चाहिए परियोजना के बारे में। तो आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और मिलकर देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है। और यहाँ पर हम उस भाग में आ गए हैं जहां हम प्रशिक्षण के बारे में बात करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा विस्तार से आपको सभी विषयों के बारे में नहीं बताऊंगा। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो प्रशिक्षण है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो जो हमारा प्रशिक्षण है इसको हम लगभग 15 खंडों में विभाजित करते हैं जिसमें कुल 60 पाठ हैं। इसलिए आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रत्येक उद्यमी है उसके पास एक सीमित समय अवधि है। कई बार आप सुन सकते हैं व्यवसाय पेशेवर लोगों से कि उनके पास समय नहीं है। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि ये जो हमारा पाठ्यक्रम है इसको हम 15 खंडों में विभाजित करेंगे और हर खंड के 4 पाठ होंगे। तो कुल 60 इस प्रकार से हो गए। और कोई भी इन सत्रों को में शामिल हो सकता है जब भी उनका मन करे। जैसे कि अगर वो गाड़ी भी चला रहे हैं तब भी वो उसे वाहन में होते हुए भी वो सुन सकते हैं हमारे इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को। तो कार्यक्रम को 15 खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक खंड में 4 पाठ हैं। कोई भी व्यक्ति इसे अपनी सुगमता के स्तर पे इसे सुन सकता है, अपनी सुविधाजनक क्षेत्र में सुन सकता है। बस उस व्यक्ति को ईमेल पे जाना है, पत्र को खोलना है जहां पे लिंक प्रदान किया गया होगा जो कि उसे उस पाठ्यक्रम तक पहुंचाएगा। और अगर आप हमारी रजिस्ट्री का भाग होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परीक्षा में पारित होना होगा। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी में अगर उस परीक्षा में पारित होने में विफल हो जाता है तो ऐसे में वो जो व्यक्ति है उसको दोबारा से पाठ्यक्रम को वो पढ़ना होगा और उसके बाद परीक्षा को दोबारा से पारित करना होगा। मेरे ख्याल से जो पाठ्यक्रम है वो तो अपने आप में बहुत सरल है क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे बस ये जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसे समझने की जरूरत है। तो आइए अब हम स्लाइड बदल के हम सभी प्रकार से समझते हैं कि इसकी लागत क्या होगी। आपको याद होगा कि जो प्रशिक्षण है उसकी 2 श्रेणियां हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम है ये बिल्कुल आपके लिए उपलब्ध है और ये सभी के लिए बहुत ही सुगमता से उपलब्ध है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड प्रशिक्षण है वो $100 की लागत है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो जो कि ये शुल्क का भुगतान करेगा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, वो सभी डिजिटल गारंटी का उपयोग कर पाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण कर पाएंगे अपने लाभ के लिए अपने नाम पर। या तो व्यक्तिगत जो
निजी व्यक्तिगत लोग हैं उनके साथ जो हमारे समुदाय में है। और अगर मान लीजिए आप कुछ अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको प्रशिक्षण प्लस में शामिल होना होगा, जिसकी लागत $400 की है, जो कि आपको अनुमति देता है वारंटी का उपयोग करने के लिए, व्यक्तिगत सामुदायिक उपयोग के लिए, और साथ ही तृतीय पक्षों के साथ भी धनराशि को हस्तांतरण करने के लिए, बैंकों में और वित्तीय संगठनों का उपयोग करने के लिए। तो देखिए, जो पहली प्रशिक्षण है उसके अंदर आप इस प्रकार के संगठनों के साथ कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण प्लस है ये आपको अनुमति देता है कि आप इन सभी संगठनों के साथ भी इसका उपयोग कर सकें। और इसलिए मेरा आपको ये सुझाव है कि जल्द से जल्द आप इन सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल हों, और आपकी जो कुछ संख्या में टोकन है उन्हें आप अपने बच्चों के नाम पे भी डाल सकते हैं, ताकि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं तब उनकी स्वयं की एक रेटिंग हो, और इसके साथ साथ उनके पास वो टोकन भी हो जिनकी जो कीमत है वो बाजार में समय की धारा के साथ बढ़ेगा ही। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा बढ़िया किसी भी बच्चे के लिए आपका जन्मदिन उपहार हो सकता है, जो आप उस बच्चे को प्रदान कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये जो टोकन है इसका उपयोग वो किन चीजों के लिए कर सकते हैं। हो सकता है वो इसको शिक्षा के लिए उपयोग करें, अपना खुद का घर खरीदने के लिए करें, पर मुझे लगता है इस पे आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा अगर आपने इस प्रकार का उपहार अपने बच्चे के लिए सोचा है। ये केवल एक छोटा सा कदम है जो आपको उठाना है, जिससे बच्चे का सुनहरा भविष्य आप सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये व्यक्तिगत लोगों के लिए प्रशिक्षण था। तो अब हम बात करेंगे प्रशिक्षण कंपनियों के लिए। यहाँ पर हमारे पास 4 श्रेणियां हैं कंपनियों के लिए। जो सबसे पहला पैकेज है उसकी लागत $2500 है, व्यक्तिगत उद्यमी और स्वतंत्र पेशे के विशेषज्ञों के लिए है ये। इसके बाद अगला प्रशिक्षण है $5000 के लिए LLC, LTD और कंसोर्टियम कंपनी और संघों के लिए। इसके बाद विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं। और इसके बाद जो प्रशिक्षण 3 है वो 1250 $12,500 की है, और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी और फंडों के लिए है। और जो प्रशिक्षण 4 है वो $25,000 की लागत की है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं होल्डिंग कंपनियों के लिए। और ये जो $25,000 का ये जो पैकेज है इसका लाभ ये है कि आप इसका भुगतान कुछ किश्तों में भी कर सकते हैं, और ये आपको अनुमति देता है सभी पिछली चीजों के लिए, जो भी हर प्रकार की जितनी भी कानूनी संस्थाएं हैं आप उनके साथ उसका उपयोग कर पाएंगे प्रशिक्षण 4 के लिए अगर आप भुगतान करते हैं। यानी व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए, स्वतंत्र पेशों के लिए LLC, LTD, कंसोर्टियम कंपनी और JSC कंपनियों या फंडों के लिए भी। तो इसलिए जो चौथा नंबर का प्रशिक्षण है इसमें आपको हर प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। और साथ ही जो हमारा सम्मेलन है रोम में जिसको हम आयोजित कर रहे हैं 3 और 4 जुलाई को, वहां पे आपको सभी जानकारी के बारे में पता चलेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल हम आमंत्रित करते हैं, खुले दिल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आप जरूर आए। अगर आप लोग भौतिक रूप से आ सकते हैं तो बढ़िया है, अगर आपको लगता है कि वहां पे पहुंचने के लिए आपको बाधाएं हैं तो इसके लिए हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। आप से ऑनलाइन भी हमारे साथ मिलकर देख सकते हैं। और मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूं कि उस सम्मेलन का अगर आप भाग बनते हैं तो वहां पे आपको अलग अलग प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, और इस सम्मेलन में हमारे CEO मिस्टर एंड्रयू होवरूथ जी भी शामिल होंगे। इसलिए जरूर आप इस बात को अपने मन में रखें कि जो भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ज्ञान आपको प्राप्त होगा उसके साथ साथ आपको हमारे रजिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो आइए अब हम मिलकर देखते हैं कि जो रजिस्ट्री कोड है वो कितने की है। तो यहाँ पे भी 2 प्रकार के भुगतान हैं। सबसे पहला जो है वो मान्य है बैक ऑफिस के
शुभारंभ से पहले, जो कि आपका निजी व्यक्तिगत खाता होगा, और इसकी लागत $2500 की है। और ये जो भुगतान है इसमें शामिल है वो सभी टोकन जिनको आप स्टेक कर सकते हैं, और इसलिए आपको स्टेकिंग से आय प्राप्त करने का मौका मिलेगा। लेकिन भविष्य में जब आप बैक ऑफिस का उद्घाटन कर देते हैं तो अपने स्वयं का रजिस्ट्री कोड प्राप्त करने के लिए जो शुल्क है उसमें उतार चढ़ाव रहेगा। $500 से लेके, जो कि आपका इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, वहां से एलटीडी के लिए ये 1000 या होल्डिंग के लिए $10,000 तक ये इसमें आप देख सकते हैं। और बैक ऑफिस की शुरुआत से पहले अगर आप इसका भुगतान करते हैं तो ये बढ़िया है, क्योंकि जो प्रवेश का द्वार है वो प्रवेश द्वार के लिए यानी प्रविष्टि से पहले जो भी आप लागत लगाते हैं वो आप थोड़े ही समय में वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ मिलकर देखते हैं कि हमारे विपणन योजना किस प्रकार से है। और इससे पहले कि हम आपको ये योजना दिखाएं, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, हमारे पास 2 प्रकार की स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जो बैक ऑफिस के उद्घाटन से पहले है, और भाग 2 जो है वो बैक ऑफिस के शुभारंभ के बाद है। और इसी वजह से हमारे पास 2 प्रकार की विपणन योजनाएं होंगी। सबसे पहले तो हम लोग इवोरिच की विपणन योजना का उपयोग करेंगे, और इसके बाद हम अपने स्वयं की विपणन योजना बनाएंगे। वो तब बनेगा जब हमारा जो बैक ऑफिस है उसका शुभारंभ या उद्घाटन हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग उपयोग करेंगे ईवो रिच मार्केटिंग प्लान का, यानी विपणन योजना का, जिसके बारे में आप लोगों को पहले से ही सब कुछ पता है। तो अगर आप चाहते हैं एनडी प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए, उसके लिए आपको एपीआई बैक ऑफिस जाना होगा, और वहां पहुंचकर आपको हमारी परियोजना को चुनना होगा। हो सकता है कि सबसे पहले आप अपनी चुनिंदा भाषा को चुनें, पसंदीदा भाषा को चुनें, और फिर उसके बाद ये कार्य करें। और फिर जब आपका नया बैक ऑफिस का शुभारंभ हो जाएगा तो आप वहां यकीनन देख पाएंगे कि कितना लाभ आपको भविष्य में प्राप्त होने वाला है। तो जो पहला स्तर है वहां से आपको 7% कमाने का मौका मिलता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं उस शुल्क के बारे में जो कि सिग्नलर्स के लिए है, वो लोग जो कि शुरुआत करते हैं एक ग्राहक के साथ। और इसके बाद डिजिटल विक्रेता की भूमिका हैं आती है, जो कि और उसके बाद यहाँ पर डिजिटल सेलर्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज विशेष आपको ध्यान देनी होगी, और वो ये कि इस बाकी के सभी स्तर जो है वो सभी सिग्नलर के अंतर्गत होंगे, उनकी संरचना में होंगे। और जो डिजिटल सेलर जो होगा वो हो सकता है कि डील को पूरा करे, लेकिन जो संरचना है वो सिग्नलर की होगी। और हर रोज आप जो हैं 2 से लेकर 5 बैठकें आप कर सकते हैं अपने भावी ग्राहकों के साथ, और आप देख सकते हैं कि आप उसमें से कितना कमा सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यदि आप जो उत्पाद है वो $2500 का अगर आप बेचते हैं और उसमें से 7% आप कमाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा बोनस है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर आप दोनों सिग्नलर भी हैं और डिजिटल सेलर भी हैं, यानी कि डिजिटल विक्रेता भी हैं, तो आप दुगना कमा सकते हैं। यहाँ पर आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि क्या आप प्राप्त कर सकते हैं डिजिटल सेलर के बतौर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि $2500 का 7% जो है वो $175 है, और आप इस राशि को आप दुगना कर सकते हैं अगर आप दोनों सिग्नलर और डिजिटल विक्रेता दोनों हैं तो यदि एक व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि उसको एक विक्रेता नहीं बल्कि एक सिग्नलर के बतौर भी काम करना है, तो वो अपनी पूंजी को, अपनी राशि को वो बदल सकता है, वो उसको बढ़ा सकता है।
और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आपके सामने कि जो एक विक्रेता है वो कितना कमा सकता है। तो अगर आप देखें कि अगर आप सबसे महंगे पैकेज जो कि $2500 का, $25,000 का है, माफ कीजिएगा, तो आप उसमें से 7% यानी कि 1750 USDU आप कमा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस इतने सकारात्मक पहलू के बाद हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या योजना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए यदि आप हमारे समुदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आपको थोड़ी-सी आपको योजना बनानी होगी। और जब आप अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे और आपने अपनी जो आपका प्रशिक्षण है वो आपने खरीद लिया होगा, आप पास कर जाएँगे अपनी प्रशिक्षण को, तो आपके पास आपकी अपनी डिजिटल रेटिंग होगी और वो उस चीज में आपको पूरा करने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। उसके बाद आप अपने देश में एक कंपनी को पंजीकृत करें और उसके बाद पंजीकृत करने के बाद आप समुदाय में ये जो डिजिटल गारंटी की जो ये प्रक्रिया है इसको आप शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान सी योजना है और यही मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको खत्म करूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे पास कुछ दो स्लाइड्स हैं जो कि इस परियोजना से तो नहीं जुड़ी हैं, लेकिन एक अलग पहलू आपको बताएंगी और आपको अवगत कराएंगी कि क्या शक्ति है हमारे टोकन की। तो यहाँ पर आपके सामने वास्तविक जीवन में हम लोग जो जो ब्रेड खाते हैं या जो आटा खाते हैं या फिर जो चावल लेते हैं, और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हर एक देश में, हर एक संस्कृति में इस्तेमाल होती हैं। बहुत शायद ही बहुत कम देश ऐसे हैं या संस्कृतियां ऐसी हैं जहां पर इन दोनों चीजों का इस्तेमाल नहीं होता। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो आपके सामने जो मूल्य दिखाई दे रहे हैं, मैंने विश्व भर का औसत इनमें मैंने लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2019 में 1 किलो जो जो ब्रेड थी वो $3.02 की थी। और उस समय अगर मैं देखूं तो उस समय हमारे 2206 क्रिप्टो यूनिट के बराबर थी। और मैंने 2019 का मापदंड इसलिए लिया है क्योंकि उस समय क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम जो था उसका अनावरण किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि 2021 के अंदर जो जो ब्रेड की जो मूल्य है वो $3.7 प्रति किलोग्राम हो गया। और हमारे जो क्रू का जो 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 डिजिटल टोकन का जो मूल्य था, हम लोगों ने कहा कि ये 40 सेंट का होगा, तो ये 9.2 क्रू रह गया। और 2023 में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो WCRU का जो मूल्य है वो $114 के आसपास होगा। तो यानी कि उस समय एक 1 किलो जो ब्रेड है वो $4 की होगी। तो यानी कि आपको उसके लिए केवल और केवल आपको सिर्फ और सिर्फ 0.65 क्रू देने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैंने अगली स्लाइड के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो मैंने जो डब्ल्यू क्रू का जो मूल्य है वो मैंने सोने से और फेरारी से मैंने इसकी तुलना की है, क्योंकि ये दोनों चीजें बैंक में सिक्योरिटी या जमानत के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो अगर 2019 के अंदर अगर आप एक फेरारी शेयर की बात करें, तो अगर आप उन फेरारी शेयर्स को अगर आप जमानत के तौर पर रखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 2019 में 1 ग्राम सोने की जो कीमत थी वो $40 की थी। और उस समय मुझे अगर मैं बात करूं तो 27,586 मुझे क्रू चाहिए होते अगर मुझे 2019 में खरीदना होता। और 2021 में अगर मैं WCRU का मूल्य लूं 40 सेंट्स का,
तो मैं 1 ग्राम सोना जो है वो 137 WCRU से 1 ग्राम सोना ले सकता हूँ। और 2023 में जो हम लोगों की जो जो अनुमान है वो उस हिसाब से मुझे शायद सोने का जो बढ़ा हुआ मूल्य होगा वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, $75 के आसपास। और उस समय आपको जो डब्ल्यू क्रू देना होगा वो 0.65 देना होगा। तो ये कुछ एक ऐसी तुलनाएँ हैं जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, और ये आपको ये बताने के लिए कि अगर हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू क्रू के मूल्य की बात नहीं भी करते हैं, तो भी मैं आपको बोलूँ कि ये एक प्रकार का मौका है जो हमारा टोकन डिजिटल मार्केट में आज की तारीख में लेकर आ रहा है। तो यदि आप अपने अगर आप $1000 अपने किसी तिजोरी में बंद कर लें और उसी के साथ मैं $1000 जो है मैं उनको परिवर्तित कर लूँ डब्ल्यू क्रू के अंदर, तो मुझे ये लगता है कि अगर 2 साल के बाद मैं ये दोनों चीज़ों को देखूँगा तो क्या होगा? तो इस स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं, तो हम लोग अपने जो उदाहरण लिया था हमने ब्रेड का और चावल का, तो हम उसके ऊपर वापस जाते हैं। तो इस साल 2021 के अंदर अगर मुझे 9.3 क्रू चाहिए, मुझे चाहिए अगर 1 किलो ब्रेड खरीदने के लिए, तो तो उसी 9.3 सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू से मैं 286 किलो ब्रेड खरीद सकता हूँ। तो ये जो शक्ति है जिसकी बारे में मैं बात कर रहा था, और मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि मुझे कितने और डॉलर मुझे चाहिए होंगे 286 किलोग्राम ब्रेड खरीदने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसा नज़रिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे केवल और केवल 9.3 डब्ल्यूसीआरयू मुझे 2021 में खरीदने हैं, ताकि मैं 300 किलो ब्रेड अनुमानित तौर पर मैं 2023 में खरीद सकूं। चलिए ये मान लेते हैं कि ये $114 तक नहीं भी जाएगा, तो भी ये कम से कम कई गुना बढ़ेगा, और इसका मतलब ये होगा कि आपकी खरीदने की शक्ति बढ़ती जाएगी। और एनडीई की मदद से आप जो है आप डिजिटल रेटिंग अपनी प्राप्त कर सकते हैं, आप डिजिटल गारंटी प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप उनका निवारण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान है आपके लिए। और मैं तो आपको, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आप गाड़ी किराए पर ले सकते हैं, घर किराए पर ले सकते हैं, और आपने शायद देखा ही होगा कि हाल ही के समय के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी का रुझान नीचे की तरफ है। लेकिन यदि आप पूरे इतिहास को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी है, उनका रुझान दीर्घकालिक समय के अनुसार ऊपर की तरफ ही है, उनका रुझान ऊपर की तरफ ही है। तो ये 2, 3, 4, 10 गुना भी हुई हैं, और ये क्रिप्टो करेंसी दुनिया का एक स्वाभाविक तौर पर एक जादू की तरह ये काम करता है। तो हमारे केस के अंदर जो सिक्के हम जो सिक्के जो बढ़ रहे हैं या जो बढ़ रहे थे, वो सुरक्षा टोकन नहीं थे, जबकि हमारा डब्ल्यूसीआरयू जो है वो एक सुरक्षा टोकन है। यानी कि ये एक डिजिटल शेयर है जो आपकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है ग्लोबल, यानी कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के अंदर। तो कंपनियों को बहुत ज़्यादा भुगतान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि उनको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर। लेकिन उसके लिए उनको कमीशंस तो देनी ही होंगी, और अगर ये कमीशन जो है वो 2% भी होती है, और हम लोगों ने आपको बताया कि पर जो टर्नओवर $80 बिलियन की हमने जो दिखाई थी, तो अगर आप इनकी गणना स्वयं करते हैं,
तो आप देख सकते हैं कि 2% $80 बिलियन का कितना होगा, और ये जो पैसा है कमीशन के तौर पर हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में जाएगा, और अंत में ये आपकी जेब में जाएगा, जो कि आप जो हैं वो आप इस टोकन के धारक हैं। तो मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हम लोग 3 जुलाई को हम लोग एक कांग्रेस का आयोजन कर रहे हैं इटली के अंदर। ये एक ऐसा समारोह है जिसके लिए हम लोग कल आपके लिए टिकट लॉन्च करेंगे $44 की। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि आपने कभी सोची नहीं होंगी, और जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप जहाँ कहीं भी हो विश्व के अंदर, आपको आपको हम सुप्रभात, शुभ रात्रि या शुभ संध्या कहते हैं, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं, इस सत्र को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का, देवियों और सज्जनों, आज इस सत्र में बने रहने का। और आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे अब यहाँ विदा लेते हैं, और आपसे अगले सत्र में फिर मिलेंगे नए जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए, और आप खुश रहिए। धन्यवाद, और इसी के साथ शुभ संध्या।